Okay, friends, once again, welcome back and a very good evening to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing chapter number one, electric charge and electric field. In the first part of this chapter, we had discussed about the electrical charge. And in the second part, we are discussing about the electrical field. So far, we had discussed about the electrical field of a point charge and electrical field of a dipole. चलो बच्चा, किसी को याद है पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है? बताएगा कोई? पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है? Am I audible to you, friends? मेरी आवाज आ रही है फ्रेंड्स? यस सर। चलो कोई बताएगा पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज इज kq by r square. एंड डाइपोल का इलेक्ट्रिकल फील्ड पे दो केस थे, डाइपोल के एक्सिस पे एंड डाइपोल के इक्वेटर पे. तो डाइपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड था 2kp अपॉन आर क्यूब इंटू पी कैप. इक्वेटर पे था -kp अपॉन आर क्यूब इंटू पी कैप. तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ डाइपोल हमने डिस्कस किया था. उसके बाद डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, एंड डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर डाइपोल के ऊपर नेट टॉर्क जीरो होता है. सॉरी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स जीरो होता है, टॉर्क होता है पी क्रॉस ई. एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर डाइपोल के ऊपर फोर्स भी लगता है, टॉर्क भी लगता है, बट व्हेन द एंगल बिकम्स 0 और 180, मतलब डाइपोल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एट दैट टाइम टॉर्क बिकम्स 0 बट फोर्स लगेगा. थीटा इज इक्वल टू 0 सिचुएशन में फोर्स हायर इंटेंसिटी टुवर्ड्स लगेगा. थीटा इज इक्वल टू 180 वाले केस में फोर्स जो होगा ना नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर, डाइपोल के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लोअर इंटेंसिटी की तरफ लगेगा 180 डिग्री वाले स्टेट में. तो ये चीज हमने डिस्कस किया था लास्ट में. इसके बाद हमने लास्ट में कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी डिस्कस किया था. तीन टाइप के कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं. उसके रिस्पेक्ट में तीन टाइप के हम चार्ज डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं. किसी को याद है विच थ्री काइंड ऑफ चार्ज डेंसिटी आई एम गोइंग टू टेल यू? कोई बताएगा मुझे कौन से तीन टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डेंसिटी होती है? कोई बताएगा मुझे? याद है किसी को? लीनियर, एरियल एंड वॉल्यूम. वेरी गुड. लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. और उसके रिगार्डिंग हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्मूला भी डिस्कस किए थे. तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिकल फील्ड, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड उसके बाद वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे मिलता है उसके लिए हमने डिस्कशन किया था. अब हम आज एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. द टॉपिक नेम्ड इज इलेक्ट्रिकल फ्लक्स. क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे ये इलेक्ट्रिकल फ्लक्स दिख रहा है आपको? यस सर। ओके. सो टुडे नाउ in today's lecture we are going to discuss the concept of electrical flux. तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का कंसेप्ट हम अभी समझने वाले हैं. तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो क्वेश्चन ये होगा कि भाई इलेक्ट्रिकल फ्लक्स हम पिक्चर में क्यों लाए. तो मैं पहले से एडवांस में उसका आंसर दे देता हूं कि भाई इलेक्ट्रिकल फ्लक्स लाने से बेनिफिट ये होता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को उसके सोर्स मतलब चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड को उसके सोर्स मतलब चार्ज के साथ लिंक कर सकते हैं. तो फ्लक्स का यूज ये होता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को उसके सोर्स मतलब चार्ज के साथ लिंक कर सकते हैं. अब ये लिंक करने से क्या होता है,
और कैसे लिंक होता है उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर तक आपको वेट करना पड़ेगा। बट अगर कोई ऐसा पूछे कि भाई व्हाट इज द एम टू हैव द फ्लक्स इन दिस चैप्टर, तो उसके द्वारा, फ्लक्स के द्वारा हम इलेक्ट्रिकल फील्ड को चार्ज के साथ लिंक कर सकते हैं। उससे क्या होता है, कैसे लिंक होता है, वो सब नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता चल जाएगा। बट अभी तो आज के लेक्चर में हम फ्लक्स को डिफाइन कैसे करते हैं वो समझने की ट्राई करेंगे। तो फ्लक्स इज अ मैथमेटिकल कंसेप्ट। तो पहली बात यह है कि फ्लक्स मैथमेटिकल कंसेप्ट है। उसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो डेफिनेशन है वो कैसे मिलेगा हमको, उसका डेफिनेशन कैसे मिलेगा, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में मिलेगा। इक्वेशन के ऊपर। हाँ, तो देखो क्या लिखा है, द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स relates the electric field with its source, मतलब charge. Flux is simply a mathematical concept which can be interpreted physically. Flux is the characteristic of all type of vector field. मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो उसका इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो कोई भी वेक्टर के लिए कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, कोई भी वेक्टर के लिए डिफाइन हो सकता है। अब फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे फिगर को देखेंगे। यहाँ पे लुक एट दिस फिगर, जस्ट लुक एट दिस फिगर। तो यहाँ पे है ना एक सरफेस लिया हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है आपको सरफेस, Yes, sir. और उसमें से कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस बाहर पास हो रही है। देखो, इज इट क्लियर, नीचे से एंटर हो रही है और ऊपर से बाहर निकल रही है। तो ये सारे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ऐसे वहां पे निकल रही है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स, दिख रहा है आपको? Yes. तो ये पूरा एक सरफेस है, और मैंने क्या किया है कि ये पूरे सरफेस में से एक छोटा सा एलिमेंट को कंसीडर किया है। तो हियर फ्रॉम द होल सरफेस आई हैड जस्ट अज्यूम दिस सेगमेंट, सरफेस एलिमेंट। ये पूरा एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट को मैंने कंसीडर किया है। सो फ्रेंड्स, ये जो सरफेस एलिमेंट है तो वहां पे भी कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पास हो रही है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड हियर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन ये है। आई कैन से इट इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द जेथ एलिमेंट। ये जो है ना वो जेथ, जे मतलब 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग। तो दिस इज द जेथ सेगमेंट। तो देखो क्या लिखा है, एज शोन इन फिगर कंसीडर द आर्बिट्ररी सरफेस इन द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। This imaginary surface is divided into small surface elements. तो ये बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट में हम डिवाइड कर सकते हैं। उसमें से कोई एक एलिमेंट को हमने ध्यान में लिया है, उसमें से कोई एक एलिमेंट को हमने ध्यान में लिया है। Here the surface element is infinitely small so that we can consider the electrical field to be constant over the surface element. मतलब कोई एक सरफेस एलिमेंट बहुत ही कम होता है, बहुत ही छोटा होता है, तो वहां पे पूरे सरफेस एलिमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड हमको हम कांस्टेंट है फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन ऐसा मान के बिलीव कर सके चल सकते हैं। तो फॉर दैट पर्टिकुलर surface element we can assume that the electrical field is a constant. Now suppose the delta Aj is the area vector of the jth element and electrical field at that element is Ej. Then मान लेते हैं कि कोई jth एलिमेंट है, वहां पे उसका एरिया जो है ना वो डेल्टा ए जे है, और वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर ई जे है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एम आई ऑडिबल टू यू फ्रेंड्स? आवाज आ रही है? Yes. इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ दिस jth surface element can be defined as flux of jth element is defined as electrical field at that element dot area L vector A vector area vector of that element. तो ये उसका जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा वो खुद ही क्या है,
ये इक्वेशन खुद ही क्या है, तो ये इक्वेशन कहां से आया ऐसा नहीं पूछना है, बिकॉज दिस इक्वेशन इटसेल्फ इज अ this equation itself is a this equation itself is a बोलो Definition. Definition. डेफिनेशन। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी सरफेस एलिमेंट डेल्टा ए है एंड वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, देन द डॉट प्रोडक्ट स्केलर और डॉट प्रोडक्ट of that electrical field and that area vector is defined as a electrical flux at for that particular element. फ्रेंड्स यहां पे एक चीज आपको समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। फ्रेंड्स इसको हमेशा याद रखना, एरिया इज अ vector quantity and its direction is always normal to the surface। मतलब यहां पे एरिया वेक्टर कैसे होगा, तो बोले वो सरफेस से नॉर्मल रहेगा। तो ये मैंने जो ड्रॉ किया वो आपका वेक्टर डेल्टा ए जे है, ठीक है, समझ में आया फ्रेंड्स आपको? Yes, मतलब sir. मेरी बात सुनो, मतलब मेरे सामने देखो, देखो ये दिख रहा है, ये आपको ये आपका सरफेस है राइट, तो उसका वेक्टर ए कैसे रहेगा, उससे परपेंडिकुलर रहेगा ऐसे, ठीक है, इज इट ओके? मान लो कि ये सरफेस है, ये वाला मेरे सामने देखो, तो उसका एरिया वेक्टर कौन सा होगा, तो बोले सरफेस से परपेंडिकुलर, मतलब ये रहेगा। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? इज इट ओके? Yes, sir. तो फ्रेंड्स एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज टेकन नॉर्मल टू द सरफेस। ये आपको याद रखना है, ये इंफॉर्मेशन है। वैसे 11th में इसके बारे में डिस्कशन हो गया है, बट फिर से एक बार चलो। अब मुझे ये क्या मिला, अभी जो ऊपर मैंने डिफाइन किया वो किसका फ्लक्स मिला मुझे, वो तो जस्ट किसका फ्लक्स मिला, कोई बोलेगा, बताएगा? Area. वो तो जस्ट एक एलिमेंट का फ्लक्स मिला, एक एलिमेंट का। तो अगर मुझे टोटल फ्लक्स फाइंड करना है, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ द होल सरफेस, तो फिर क्या करना पड़ेगा, कोई बताएगा मुझे? Integration. तो जितने भी ऐसे एलिमेंट है j इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, तो उसके जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट के फ्लक्स का आपको समेशन करना पड़ेगा। एंड लास्ट में आपको पता है कि ये जो समेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Integration. इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इंटीग्रेशन ई डॉट, अब डेल्टा ए नहीं लिखना है, क्या लिखना है, डी ए लिखना है। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला हुआ फ्लक्स का। इज इट ओके फ्रेंड्स? ये समझ में आया भैया? यस और नो? Yes, sir. तो फ्रेंड्स फाइनली द कंक्लूजन इज दैट कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का अगर आप सरफेस इंटीग्रेशन करते हो, इलेक्ट्रिकल फील्ड का अगर सरफेस इंटीग्रेशन करते हो तो आपको इलेक्ट्रिकल फ्लक्स मिलेगा। सिमिलरली अगर मैग्नेटिक फील्ड का अगर आप सरफेस इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? Magnetic field. नहीं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, क्या मिलेगा? Flux. Sorry. हाँ, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड बी है, बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड, और उसका सरफेस इंटीग्रेशन करोगे एज फॉर सरफेस, तो आपको क्या मिलेगा भैया? मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा, ठीक है? आया बात समझ में? इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? एम आई ऑडिएबल टू यू फ्रेंड्स? Yes, sir. तो फ्लक्स हम मैथमेटिकली ही डिफाइन कर सकते हैं। तो
तो ये इक्वेशन जो लास्ट में मिला वो खुद ही फ्लक्स का डेफिनेशन है। तो फ्रेंड्स, अब ये जो भी थ्योरी मैंने आपको यहाँ पे सिखाया उसका कंक्लूजन आपको याद रखना है। थ्योरी याद ना रखो तो चलेगा, बट कंक्लूजन अबाउट द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स ये आपको याद रखना ही रखना है कि कोई भी सरफेस हो, तो कोई भी सरफेस हो तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, if the electric field is not constant, then इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आपको फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन E डॉट डी करना है। कभी कभी डी के बदले सरफेस एरिया के लिए डी कभी कभी लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। नंबर 1, ये चाहे कांस्टेंट या नॉन कांस्टेंट सबके लिए है। बट नंबर 2, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, अगर कहीं पे आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू फिक्स दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है, वो वेराई नहीं कर रहा है टाइम या पोजीशन के साथ, टाइम या पोजीशन के साथ वेराई नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल फील्ड को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो। यस और नो? वो कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड विल बी आउट ऑफ द इंटीग्रेशन। यस और नो? एंड ये इंटीग्रेशन डी मतलब जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट को इंटीग्रेट कर दोगे। इंटीग्रेशन करना मतलब ऐड करना। तो जितने भी सरफेस एलिमेंट है सारे सरफेस एलिमेंट को अगर ऐड कर दोगे तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes, sir. तो दिस इज द कंक्लूजन, दैट इज व्हाट इज टू बी रिमेंबर। तो ये कंक्लूजन आपको याद रखना है, Sir, चाहे थ्योरी याद रखो या ना रखो, ये कंक्लूजन आपको याद रखना है। ठीक है, sir, अब बोलो। सर वो DS कैसा है वो समझा दो ना फर्स्ट हाँ वाले में। हाँ, तो देखो सीधी सी बात, चलो मेरी बात सुनो। इंटीग्रेशन 5 इंटू एक्स डी एक्स है, तो आप क्या करोगे, 5 बाहर निकालोगे और 5 कांस्टेंट है, तो यस सर। तो बाकी बचेगा इंटीग्रेशन। अब सोचो, मान लो कि इंटीग्रेशन 5 डी एक्स, ओनली 5 डी एक्स, तो फिर क्या होगा, 5 बाहर आ जाएगा एंड इंटीग्रेशन डी एक्स क्या हो जाएगा, 5 बाहर एंड इंटीग्रेशन डी एक्स बचेगा। यस और नो? यस सर। बट इंटीग्रेशन 1 डी एक्स का तो क्या होता है, एक्स होता है। यस और नो? यस सर। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से और Yes. बचेगा क्या, इंटीग्रेशन डी ए। ये डी ए सारे डी ए को मतलब सारे एरिया एलिमेंट को ऐड कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो मुझे पूरे सरफेस का नेट एरिया मिल जाएगा। यस। ठीक है, अंडरस्टूड नाउ? यस सर। इज इट ओके नाउ? यस सर। तो यहाँ पे एक और चीज आपको समझना है, where theta is the angle between वेक्टर E एंड वेक्टर A। ये याद रखना है। वेक्टर A कैसे मिलेगा आपको, पहले तो मुझे ये बताओ कि वेक्टर A कैसे मिलेगा। तो पहले तो मुझे ये बताओ वेक्टर A कैसे मिलेगा। तो वेक्टर A इज टेकन नॉर्मल टू द सरफेस, इज दैट क्लियर? यस। चलो अब मुझे ये बताओ कि फ्लक्स पॉजिटिव फ्लक्स स्केलर होगा या वेक्टर होगा। इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है। तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कैसा क्वांटिटी होगा, वेक्टर होगा या स्केलर होगा? स्केलर। वेक्टर। अरे भाई, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट है, तो आंसर कैसा मिलेगा आपको, स्केलर मिलेगा। तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इफ द एंगल इज 90, सोचो अगर एंगल 90 है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा। अब ये कोस थीटा में थीटा 90 है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। 0 हो जाएगा। इफ थीटा इज लेस देन 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फ्लक्स आपको पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। बट इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, ऑल एसटीसी सेकंड क्वाड्रेंट में कोस फंक्शन नेगेटिव होता है,
तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो 90 से अगर एंगल ज्यादा है तो फ्लक्स कैसा मिलेगा आपको? नेगेटिव. सो मीन्स फ्लक्स कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? फ्लक्स नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो हो सकता है. इज इट अंडरस्टूड? यस सर. यस सर. चलो मान लो कि हमारे पास ये एक शेल है. मान लो कि हमारे पास ये शेल है और उसके बीच में पॉजिटिव चार्ज है. कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज. तो पॉजिटिव पॉजिटिव. चार्ज का जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होता है वो कैसे होता है? आउटवर्ड होता है. यस और नो? आउटवर्ड रेडियली. हाँ कि ना? यस सर. एंड वेक्टर ए मतलब एरिया वेक्टर. तो एरिया वेक्टर कैसे होता है फ्रेंड्स? नॉर्मल टू द सरफेस. नॉर्मल. तो कोई एक पॉइंट पे नॉर्मल सोचो तो नॉर्मल ये होगा, या फिर यहां पे सोचो तो नॉर्मल ये होगा. यस और नो? तो यस एट सर. एनी पॉइंट व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड वेक्टर ए? यहाँ पे दोनों जीरो. जीरो होगा. तो यहाँ पे एंगल जीरो है, तो फ्लक्स का वैल्यू है ई ए कोस जीरो. तो आपका आंसर ई ए मतलब पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव. पॉजिटिव आएगा. बट अगर मान लो कि आपका जो ये जो स्फेरिकल शेल उसके सेंटर पे नेगेटिव चार्ज है. यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज. तो उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे होगा? इनवर्ड. इनवर्ड डायरेक्शन में होगा. यस और नो? यस सर. तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में होगा. एंड वेक्टर ए का डायरेक्शन तो कौन सा रहेगा? वेक्टर ए का डायरेक्शन तो वो तो नॉर्मल ही होगा. तो वेक्टर ए का मतलब कोई पॉइंट कंसीडर करो, वेक्टर ए तो डायरेक्शन का, वेक्टर ए का डायरेक्शन तो यही रहेगा, दिस वे. यस और नो? तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर, दिस इज द वेक्टर ई एंड दिस इज द वेक्टर ए. तो कोई भी पॉइंट पे वेक्टर ई एंड वेक्टर ए के बीच में एंगल कितना होगा? यहाँ पे ऊपर के केस, फर्स्ट केस में एंगल जीरो था. यहाँ पे कोई मुझे बताएगा एंगल कितना होगा वेक्टर ई एंड वेक्टर ए के बीच में? एक अंदर एक 180. 180. तो आपका जो फ्लक्स मिलेगा वो ई ए कोस 180. अब कोस 180 तो -1 होता है, तो इसका आंसर माइनस ई आएगा. मतलब यहाँ पे फ्लक्स कैसा मिलेगा? सर ये नेगेटिव तो मिलेगा. सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए वैसे भी माइनस में ही आएगा ना. अब मतलब मैं बता रहा हूँ कि इस मतलब मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आउटवर्ड है, मैं ये कंक्लूजन निकालने की ट्राई कर रहा हूँ कि अगर कोई सरफेस में से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है तो फ्लक्स पॉजिटिव मिलेगा, और अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस इनवर्ड डायरेक्शन में होगी तो फ्लक्स नेगेटिव नेगेटिव मिलेगा. मिलेगा. मुझे ये कंक्लूजन निकालना. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर. बट मान लो कि अगर कोई क्लोज्ड लूप ऐसा है, अगर कोई क्लोज्ड सरफेस ऐसा है कि जिसके अंदर जितने फील्ड लाइन एंटर हो रही है उतने ही बाहर निकल रही है, जितने फील्ड लाइन एंटर हो रही है उतने ही बाहर निकल रही है, तो व्हाट इज द नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस काइंड ऑफ क्लोज सरफेस? तो यहाँ पे नेट फ्लक्स कितना होगा? जीरो. जीरो होगा. तो क्या मतलब एंगल ये 90 हो गया. नहीं, एंगल 90 नहीं हुआ. यहाँ पे जितना एंटर हो रहा है फ्लक्स उतना ही बाहर निकल रहा है, इसलिए नेट फ्लक्स जीरो हुआ. एंगल 90 नहीं हो रहा है, बट नेट फ्लक्स जीरो इसलिए हो रहा है बिकॉज जितना एंटर हो रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है. इज दैट क्लियर? यस सर. ओके. चलो कोई मुझे बताएगा व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ द फ्लक्स? ये फ्लक्स का यूनिट क्या होगा? व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ द फ्लक्स? बताएगा कोई मुझे? ई डॉट डी ए इलेक्ट्रिकल फील्ड का होता है न्यूटन पर कुलम्ब एंड इनटू एरिया दैट इज मीटर स्क्वायर. तो इसका एक यूनिट है न्यूटन पर कुलम इंटू मीटर स्क्वायर. और इलेक्ट्रिकल फील्ड का अगर याद हो तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का एक दूसरा यूनिट वोल्ट पर मीटर भी है, तो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर. सो द अनदर यूनिट ऑफ द फ्लक्स इज वोल्ट इंटू मीटर. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो फ्लक्स का यूनिट समझ में आया भैया? इज इट ओके?
एंड डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आप खुद निकाल सकते हो, ठीक है। यस सर। तो फ्रेंड्स ये फ्लक्स के रिगार्डिंग जितने भी डिस्कशन करने थे वो हमने कर दिए। आपको क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 दोनों के बारे में मैंने डिस्कशन कर दिया। ये दोनों क्वेश्चन आपको ओनली फॉर द एमसीक्यू प्रिपेयर करना है। देखो पहले हमने फ्लक्स को डिफाइन किया कोई एक एलिमेंट के लिए, फिर एलिमेंट का जो फ्लक्स है उसको हमने ऐड कर दिया, तो हमको रिजल्टेंट फ्लक्स मिल गया पूरे सरफेस का। तो फाइनली डेफिनेशन बनाया कि फ्लक्स लिंक्ड विथ एनी सरफेस इज द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड फॉर द गिवन सरफेस। मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड का अगर सरफेस इंटीग्रेशन करोगे तो आपको इलेक्ट्रिकल फ्लक्स मिलेगा। सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक फील्ड का अगर सरफेस इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स भी मिल सकता है। फिर यहाँ पे अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ई कांस्टेंट है, तो ई कांस्टेंट है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया, ई ए कोस थीटा। कभी कभी एरिया के बदले एस भी लिख सकते हैं। और उसमें 3 केस है, थीटा अगर 90 है तो यहाँ पे आंसर 0 आएगा। फ्रेंड यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, चलो क्या मिस्टेक है पकड़ो, क्या होना चाहिए यहाँ पे एंगल, यहाँ पे एंगल कितना होना चाहिए, 90। हाँ 90। अगर एंगल 90 है तो फ्लक्स 0 हो जाएगा, 90 से कम है तो पॉजिटिव मिलेगा, 90 से ज्यादा है तो फ्लक्स नेगेटिव मिलेगा। फिगर में अंदर दिख रहा है कि फर्स्ट फिगर के अंदर जितना फ्लक्स एंटर हो रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है, तो व्हाट इज द नेट फ्लक्स, 0। 0। आउटवर्ड फ्लक्स कैसा होता है, आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव। पॉजिटिव, इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव। तो क्या ये सब कुछ चीज आपको समझ में आया, पूरा चीज कंसेप्ट समझ में आया आपको फ्लक्स का। यस सर। तो अब मैं है ना फ्लक्स के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो फ्लक्स के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस है वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये है वो पहले हम समझ लेते हैं। चलो फ्लक्स का बहुत सारा डिस्कशन हमने कर दिया, अब एक ये क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। चलो क्या लिखा है देखो तो, there exists an electrical field of 100 न्यूटन पर कूलम along the z direction। इलेक्ट्रिकल फील्ड है ना वो z डायरेक्शन में, मान लो कि ये हमारा x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन, मान लो कि ये x डायरेक्शन है, तो ये मान लो कि x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, ये z डायरेक्शन है। एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड कौन से डायरेक्शन में है, Z। z मतलब ऊपर की तरफ चलेगा, ये z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड है। यस और नो फ्रेंड्स, ठीक है, यस और नो फ्रेंड्स। देखो ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है क्या वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो तो सब जगह पे मतलब उसका वैल्यू देखो तो वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है या फिक्स्ड ही है, तो बोले वो तो 100 न्यूटन इंटू कूलम, न्यूटन पर कूलम फिक्स्ड ही है, तो मतलब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और वहां पे क्या किया है कि भाई एक स्क्वायर प्लेट रखा हुआ है एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स वाई प्लेन में एक स्क्वायर प्लेट को रखा हुआ है, तो एक्स वाई प्लेन के अंदर एक स्क्वायर प्लेट को मैंने रखा है, ये रहा देखो ये रहा, तो दिस इज अवर एक्स वाई प्लेट, इज दैट क्लियर, यस सर। दिख रहा है आपको, तो ये वो प्लेट है। और मुझे क्या करना है, ये प्लेट के साथ कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है वो फाइंड करना है, ये प्लेट के साथ कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है वो मुझे फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है भैया, कैन आई से ई ए कोस थीटा, यस और नो। यस यस सर। सर। तो मुझे ये बताओ कि एंगल कितना है वेक्टर ई एंड वेक्टर ए के बीच में, आपको वेक्टर ई तो दिख ही रहा है, बट फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि वेक्टर ए कैसे होता है, तो बोले इट इज अ नॉर्मल टू द। नॉर्मल, हाँ तो नॉर्मल टू द प्लेन करोगे तो दिस विल बी द वेक्टर ए। अब मुझे बताओ कि वेक्टर ए एंड वेक्टर ई के बीच में एंगल कितना है, 0। 0 डिग्री है।
तो बच्चे क्या करते हैं, पहले देख के ऐसा सोचते हैं कि एंगल 90 डिग्री बोलते हैं। अला भाई वो एंगल सरफेस जो है ना वो परपेंडिकुलर है, बट वेक्टर ए एंड वेक्टर ई के बीच में एंगल 90 नहीं है। तो हियर द थीटा इज बिकम्स जीरो हियर, दैट इज टू बी नोटेड। समझ में आ रहा है भैया फ्रेंड्स? Yes, sir. तो आपको सोचना है, whenever you need to find the flux you have to find the angle between the vector a and vector e। वेक्टर ए एंड वेक्टर ई के बीच का एंगल आपको निकालना है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो अब जाके पता लगा कि ये एंगल 0 है, इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है ना वो 100 है, एरिया जो है वो साइड लेंथ दिया हुआ है, तो एरिया इज इक्वल टू ऑब्वियसली एल स्क्वायर होगा। एल का वैल्यू 0.1 मीटर है, एंड इनटू कोस 90 लिखूं या कोस 0 लिखूं? 0. 0। तो इसका जो आंसर आएगा 100 इंटू 0.01 कोस 01, तो फाइनल आंसर 1 वोल्ट इंटू मीटर भी लिख सकते हो, या फिर 1 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, वट एवर यू लाइक। ठीक है, तो क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. मतलब ध्यान कहाँ पे रखना है? ध्यान Angle कहाँ पे? पे. हाँ, इज इट क्लियर? इज इट ओके? चलो थोड़े बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते हैं अभी फ्लक्स के। थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन अब मैं आपको सॉल्व कराऊंगा फ्लक्स के रिगार्डिंग, तो मजा आ जाएगा। अगर आप ध्यान से समझोगे तो बहुत मजा आने वाला है। तो फ्लक्स के रिगार्डिंग कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे आ जाते हैं। थोड़ा इमेजिनेशन आपको करना है, थोड़ा सोचना है। तो क्या फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है? दिख रहा है? यस और नो? अरे आपके मोबाइल के स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है आपको? यस। ओके, Yes, sir. चलो अब यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि भाई इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या दिया हुआ है, तो बोले उसका एक्स कंपोनेंट दिया है अल्फा एक्स रेज टू 1/2। अब अल्फा का वैल्यू 800 दिया हुआ है, एंड अल्फा का वैल्यू 800 दिया हुआ है। अच्छा चलो ना, ये लास्ट में जो भी आंसर आएगा ना उसमें लास्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, लास्ट तक वही रहने देते हैं, लास्ट तक वही रहने देते हैं। अब दूसरी बात, इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो y एंड z कंपोनेंट है वो 0 है, मतलब इसका मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा? ओनली X. तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एवरीवेयर टुवर्ड्स x? ठीक है, Yes, sir. चलो कोई मुझे बताएगा क्यूब के कितने सरफेसेस है? टोटल नंबर ऑफ सरफेस इन द क्यूब कितने होते हैं? कोई बताएगा मुझे? 6. हाँ 6 सरफेस होते हैं। तो मैंने क्या बताया कि मैंने इसको 1 बोल दिया है, ये वाला जो सरफेस है ना लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाले सरफेस को मैंने 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, ऊपर वाला 3, नीचे वाला 4।
तो आपके फ्रंट साइड आ जाए, फ्रंट साइड, जो फ्रंट साइड आएगा वो कौन सा सरफेस हो जाएगा? 5, एंड जो बैक साइड होगा वो कौन सा होगा? 6। इज दैट क्लियर? यस सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये सरफेस नंबर 3 को देखो, सरफेस नंबर 3 को देखा आपने? यस सर। उसका वेक्टर ए कौन से डायरेक्शन होगा? एरिया वेक्टर ये होगा। यस। So what is the angle between the vector A and vector electrical field for this particular surface? ये आपका वेक्टर A है एंड ये आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर है, तो मुझे ये बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना है? वेक्टर A and vector E for the surface number 3, what is the angle? 90. 90. मेरा जो अल्टीमेटली टारगेट है ना, वी वांट्स टू फाइंड द टोटल फ्लक्स ऑफ द क्यूब। मुझे क्या करना है? नेट फ्लक्स ऑफ क्यूब फाइंड करना है। So net flux of the cube equals to the flux associated with all the 6 faces। तो मतलब 6 फेस का जो फ्लक्स है उसका मैं एडिशन कर दूंगा तो मुझे नेट फ्लक्स मिल जाएगा। यस और नो फ्रेंड्स? अब मेरी बात ऐसी है कि फेस नंबर 3 के बारे में सोचो, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द ई एंड ए, एंड फ्लक्स का जो वैल्यू है वो तो आपको पता है कि ई ए कोस थीटा होता है। तो व्हाट इज द एंगल हियर फॉर द फेस नंबर 3? बताओ एंगल कितना होगा फेस 3 के लिए? वेक्टर ई एंड वेक्टर ए के बीच में एंगल कितना होगा बोलो? 90। एंड कोस 90 क्या होता है? 0. 0। अब फेस नंबर 4 के बारे में सोचो, तो फेस नंबर 4 का जो एरिया वेक्टर होगा वो नीचे की तरफ होगा। यस। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर इलेक्ट्रिकल फील्ड? दिस इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड। बताओ एंगल कितना होगा? 90 होगा ना? तो 90। यहाँ पे भी 90 होगा, तो इसका भी क्या आएगा? 0। अब एक फ्रंट साइड है, तो फ्रंट साइड जो फेस है उसका वेक्टर ए आपकी तरफ आएगा। बुक में से बोर्ड में से मोबाइल में से आपकी तरफ आएगा फ्रंट साइड के लिए, तो वहां पे एंगल कितना होगा? सेम 90 होगा ना? 90। 90। तो ये फ्रंट साइड जो फेस है, फ्रंट साइड वाला जो फेस है, जो मैं आपको बताऊं, देखो ये वाला। सर 4 साइड पे 90 आएगा ना? हाँ हाँ हाँ, मैं 1 बाय 1 में वही बता रहा हूं आपको। तो ये जो फ्रंट साइड वाला जो फेस है ये हो जाएगा। तो फ्रंट साइड वाला जो फेस है उसका ये फेस है, तो उसका जो एंगल आएगा वो टुवर्ड्स यू आएगा, आपके तरफ। एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड तो राइट साइड ही है, तो व्हाट इज द एंगल? वहां पे भी एंगल कितना रहेगा? 90। तो वहां पे भी एंगल 90, तो कोस 90 वापस 0। 0। एंड जो बैक साइड होगा, बैक साइड वहां पे एरिया वेक्टर पीछे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ। एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड तो राइट साइड ही है, तो व्हाट इज द एंगल वहां पे भी? 90। 90। तो मतलब ये जो चार चीज है उसका तो 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है? यस। तो ये समझ में आ गया आपको? यस। यस सर. अब फ्लक्स लिंक विद द सरफेस 1, तो सरफेस 1 आप अब सरफेस 1 को ध्यान में लो। तो सरफेस 1 में आपका जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर सरफेस 1 के लिए वो आउटवर्ड मतलब ये वाला होगा एरिया वेक्टर, ठीक है? एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड तो राइट साइड है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर ई नाउ? 180. 180, वेरी गुड। तो ई ए कोस 180, ठीक है? अब इलेक्ट्रिकल फील्ड का तो वैल्यू क्या है? Alpha x 1/2, 1/2. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सरफेस 1 के लिए x का वैल्यू कितना है बोलो? ये ओरिजिन है, आगे बढ़ोगे तो x कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, तो दिया हुआ है वो सामने हमको, दिया हो तो है हमको x1 x का वैल्यू कितना दिया हुआ है फॉर द सरफेस 1, द x इज इक्वल्स टू a दिया है ना,
यस और नो फ्रेंड्स? यस। तो x के बदले a, रूट a। अब चलो e का खत्म, अब एरिया, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? तो बोले ये तो स्क्वायर लूप है, तो स्क्वायर के लिए एरिया कितना होता है? लेंथ का स्क्वायर, बट लेंथ भी कितना है देखो तो, ये लेंथ भी कितना है? ये जो स्क्वायर क्यूब का कोई भी साइड होता है वो स्क्वायर होता है, बट उसका लेंथ भी हमको कितना दिया हुआ देखो आपको, वो भी ए ही है। यस और नो? तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए? इंटू ए स्क्वायर, एंड कोस 180 क्या होगा? -1। तो व्हाट इज सर द वापस आंसर? समझाओगे? पता नहीं चला। अच्छा, चलो फिर से एक बार। चलो ये फॉर्मूला तक समझ में आया? यस सर। अब मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड का प्लेस करना है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू क्या है? देखो ऊपर दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना दिया हुआ है, बोलो। ए अल्फा एक्स रूट अल्फा एक्स। अल्फा रूट एक्स, ठीक है, एक्स एस टू वन बाई टू यस सर। मतलब। तो अल्फा, अब रूट एक्स, बट एक्स का वैल्यू कितना है? सरफेस वन यहाँ पे है, तो उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? तो ए। फिगर में ए दिया हुआ है ना, तो रूट ए लिखेंगे, चलेगा? यस। इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया। अब एरिया, तो अब ये जो एरिया है वो कितना है? तो बोले ये जो साइड है वो स्क्वायर साइड है, तो स्क्वायर प्लेट है, तो स्क्वायर के लिए एरिया क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर। बट उसका लेंथ भी हमको फिगर में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लेट इज लेंथ स्क्वायर, बट लेंथ कितना दिया हुआ है? अरे बोल भी दो। यहाँ पे लेंथ भी ए ही दिया हुआ है, ठीक है, यस। सर एंड कोस 180 मतलब -1, ठीक है अभी। यस सर। तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा ए रेस टू 2 ए रेस टू 1/2, तो कहना इसे ए रेस टू 5/2, 2 + 1/2 मतलब, यस। चलेगा? यस। ठीक है, यस। यस सर। चलो अब फाई 2 के बारे में सोचते हैं। तो वापस से ई ए कोस थीटा, बट मुझे सोच के बताओ कि दूसरा वाला जो सरफेस है, दूसरा सरफेस, उसका वेक्टर ए इस साइड होगा, एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड भी उसी साइड है, तो व्हाट इज द एंगल 0। बिटवीन? 0। कोस 0 क्या होता है? 1। 1। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू कितना है? तो बोले अल्फा रूट एक्स, तो अल्फा, अब रूट एक्स क्या लिखूं? सरफेस 2 के लिए एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? तो ये ए, वापस से ए, तो ए सरफेस 2, क्या ए सरफेस 2 के रूट लिए? ए। अरे नहीं यार, कितना है उसका एक्स? सरफेस 2 का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? तो ओरिजिन से स्टार्ट करके कहां तक जाना पड़ता है सरफेस 2 के लिए पहुंचने के लिए? 2a। 2a, तो रूट 2a लिखना पड़ेगा ना, यस सर। ठीक है। यस सर। और सरफेस 2 का भी एरिया तो कितना होगा? वो ए तो ए, स्क्वायर। वो तो ए स्क्वायर, वो भी स्क्वायर, स्क्वायर प्लेट का एरिया तो ए स्क्वायर ही होगा, कोस 01। तो इसका आंसर क्या आएगा? अल्फा रूट 2 रूट ए, तो रूट 2 अल्फा इंटू ए रेस टू 5/2 हो जाएगा फ्रेंड्स। यस सर। ए स्क्वायर इंटू ए रेस टू 1/2, तो ए रेस टू 5/2, एंड रूट 2 बचेगा, अल्फा बचेगा, ए रेस टू 5/2 बचेगा, ठीक है। तो व्हाट इज द नेट फ्लक्स? तो बोले सारे 1 2 3 4 का एडिशन, तो 4 का तो जीरो है, 4 का तो फ्लक्स जीरो है, तो बचेगा 2 ही, तो 5 1 + 5 2, तो 5 1 का वैल्यू कितना है? माइनस अल्फा ए रेस टू 5/2 प्लस रूट 2 अल्फा ए रेस टू 5/2। तो अब मैं ना अल्फा ए रेस टू 5/2 कॉमन लेता हूं, और बचेगा क्या? रूट 2 -1 बचेगा, ठीक है। हाँ के ना तो यस बोल दो। सर। अब अल्फा का वैल्यू कितना है? अब क्वेश्चन में देखो अल्फा का वैल्यू कितना है, बोलो। 800। 800। तो अब अल्फा का वैल्यू तो 800 है। चलो दूसरे पेज में लिखते हैं, दूसरे पेज में ही लिखते हैं, ओके।
चलो फाई टोटल अल्फा का वैल्यू 800, ए का वैल्यू कितना है, साइड लेंथ ए दिया हुआ है, देखो कितना दिया हुआ है 0.1 raised to 5/2 इंटू 1.41 -1 √2 -1। अब ये 5/2 का मतलब क्या होता है पता है, 0.1 का स्क्वायर इंटू 0.1 का रूट, एंड 1.41 -1 मतलब 0.41। ठीक है, चलो यस अब सर। मुझे ये बताओ कि 0.1 का स्क्वायर मतलब 0.01, 0.01 इंटू 100 निकल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एंड रूट 0.1 का रूट कितना आता है देखो तो, 0.1 का रूट क्या आता है, 0.1 का रूट निकालो, 0.1 का रूट निकालो भैया, 0.316। 0.316 इंटू 0.41 इंटू 8 करो तो क्या आता है नेट फ्लक्स, देखो तो अब बताओ व्हाट इज द नेट फ्लक्स, 0.316 इंटू 0.41 इंटू 8 क्या आता है, 1.037। 1.03648। ये 0.1 का रूट 0.3 आता है, देखो तो एक बार, आई एम हैविंग डाउट्स हियर, 0.1 का रूट 0.316 आता है क्या, चलो होगा बराबर है, तो यस सर। अप्रोक्सीमेटली ये हो जाएगा 1.04 वोल्ट इंटू मीटर, सो दैट शुड बी द आंसर। देखो आंसर आ रहा है अभी, देख लेते हैं, तो आंसर आ रहा है 1.048, ठीक है 1.048 आ रहा है। वैसे √2 देखो तो √2 का वैल्यू कितना आता है मुझे बताओ तो, √2 का वैल्यू क्या आता है वैसे, 1.41 ही आता है सर वो तो। 1.4142135624। बोलो अब आंसर क्या आ रहा है देखो तो, अब क्या आंसर आ रहा है बोलो, अब आंसर बताओ क्या आ रहा है, 1.046592। 1.0465 अप्रोक्सीमेटली 1.047, इज दैट क्लियर फ्रेंड, यस। ठीक है। यस। चलो तो ये अच्छा क्वेश्चन था, क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, यस सर। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेट चार्ज, तो मुझे नेट चार्ज फाइंड करना है। तो फ्रेंड अभी है ना, हमने गॉस थ्योरम डिस्कस नहीं किया है, अभी हमने गॉस थ्योरम डिस्कस नहीं किया है, बट गॉस थ्योरम ये है कि भाई कोई भी क्लोज्ड सरफेस का अगर आपको फ्लक्स फाइंड करना है, कोई भी क्लोज्ड सरफेस का फ्लक्स कितना होता है, तो बोले चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन परमिटिविटी, ये हम प्रूव कर देंगे भैया, डोंट वरी अबाउट दिस, वी विल गोइंग टू प्रूव दिस थिंग। कोई भी क्लोज्ड सरफेस का फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज अपॉन परमिटिविटी, तो अगर आपको एनक्लोज्ड चार्ज फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, नेट फ्लक्स को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्स मुझे मिला 1.048, उसको 8.85 10⁻1.047 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको चार्ज एनक्लोज्ड मिल जाएगा कूलम में, ठीक है। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड, सर और एक बार समझा देना। हाँ क्या होता है कि गॉस थ्योरम हमने प्रूव नहीं किया है, हम गॉस थ्योरम प्रूव करेंगे, वी विल प्रूव, बट अभी उसको एक्सेप्ट कर लो कि flux of closed surface, flux associated with the closed surface is equals to enclosed charge
बाय दैट क्लोज सरफेस अपॉन परमिटिविटी। तो अगर आपको एंक्लोज्ड चार्ज फाइंड करना है तो फ्लक्स को परमिटिविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर दो उन दोनों को मल्टीप्लिकेशन, तो आपको चार्ज मिल जाएगा, एंक्लोज्ड चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, ओके। इज इट अंडरस्टूड? यस। चलो एक और न्यूमेरिकल है, बहुत ही ऐसा ही एक थोड़ा टिपिकल न्यूमेरिकल है, तो वो भी डिस्कस करते हैं। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 11 मैंने करा दिया आपको, अब इलस्ट्रेशन नंबर 12 पे आओ। तो इलस्ट्रेशन नंबर 12 देखो आप मोबाइल, क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 12 दिख रहा है? यस सर। देखो क्या लिखा है, थोड़ा शांति से समझना। लिखा ऐसा है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अ यूनिफॉर्म and it is in the positive x direction for the positive x and uniform with the same magnitude but negative x direction में वो negative x कोऑर्डिनेट में नेगेटिव है। मतलब क्या है कि अगर x का वैल्यू देखो मैथमेटिकली, अगर x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है? तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है देखो कि अगर x पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है ना वो 200 प्लस आई कैप है, न्यूटन पर कूलम। एंड अगर x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड भी कौन से डायरेक्शन में रहेगा? तो बोले नेगेटिव x डायरेक्शन में रहेगा। तो उसको अगर फिगर में दिखाओ तो ऐसा होना चाहिए कि भाई एक काम करते हैं, बीच में से उसको पार्टीशन कर देते हैं। ये आपका ओरिजिन है, तो ओरिजिन से हम इसको पार्टीशन कर देंगे। तो ये राइट साइड वाले x कोऑर्डिनेट है, लेफ्ट हैंड साइड वाले नेगेटिव x। तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट के में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, मतलब ऐसे है। ठीक है, यस। मैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव एक ही बता रहा हूँ, एज अ रिप्रेजेंटेटिव एक ही बता रहा हूँ। और नेगेटिव x डायरेक्शन, नेगेटिव x कोऑर्डिनेट के में इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव साइड है, तो इस हिसाब का इलेक्ट्रिकल फील्ड है। आपको ये समझ में आया इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसा है? यस। x अगर पॉजिटिव है तो उसका डायरेक्शन प्लस आई कैप है, प्लस आई कैप। अगर x नेगेटिव कोऑर्डिनेट पे जाते हो तो उसका डायरेक्शन माइनस आई कैप पे है, तो वो दिखाया मैंने। ठीक है, इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। तो ये इस टाइप का अलग टाइप का इलेक्ट्रिकल फील्ड है। अब मुझे करना क्या है? तो बोले मुझे है ना करना ये है कि व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द ईच फ्लैट फेस। देखो यहाँ पे एक सिलेंडर है, अब सिलेंडर का जो टोटल लेंथ है ना वो 20 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ओरिजिन है, तो 10 सेंटीमीटर राइट साइड, 10 सेंटीमीटर लेफ्ट हैंड साइड आएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट x इज इक्वल्स टू प्लस 10 आएगा, और इसका ये वाला सरफेस है उसका कोऑर्डिनेट माइनस 10 आएगा। ठीक है, ठीक है। लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है, तो ओरिजिन से मतलब मिड पॉइंट से एक साइड 10, दूसरे साइड भी 10, एंड उसका जो रेडियस है ना वो 5 सेंटीमीटर है। सेंटर ओरिजिन पे है, और दिखा हुआ है कि भाई जो उसका एक सर्कुलर फेस x इज इक्वल टू प्लस 10 पे है, दूसरा सर्कुलर फेस माइनस 10 पे है। व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द फ्लैट सरफेस? तो मतलब फ्रेंड्स मुझे ये बताओ कि ये सिलेंडर का फ्लैट सरफेस का मतलब कौन सा सरफेस हुआ? ग्राउंड के साथ टच में है वो। ग्राउंड कहाँ पे आ गया? सॉरी सर, वो सरकमफेरेंस वाला। तो फ्लैट सरफेस मतलब ये वाला सरफेस होगा, सर्कुलर सरफेस। यस और नो? यस सर। अब सरफेस नंबर 1 देखो, तो सरफेस नंबर 1 के लिए आपका एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन में आएगा। यस और नो? एंड यस। इलेक्ट्रिकल फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है, ध्यान से देखो वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है। तो व्हाट इज द एंगल सरफेस 1 के लिए सोचो, तो ई ए कोस थीटा। मुझे ये बताओ कि वेक्टर ई एंड वेक्टर ए के बीच में एंगल कितना है?
सरफेस 1 के लिए दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? कोई बताएगा मुझे व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ई एंड वेक्टर ए फॉर द सरफेस 1? सरफेस 1 ये रहा आपका, तो वहां पे वेक्टर ए लेफ्ट हैंड साइड है, वेक्टर इलेक्ट्रिकल फील्ड भी लेफ्ट हैंड साइड है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? 0 जीरो। इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू कितना है? तो बोले 200 है। एरिया कितना होता है? तो सर्कुलर लूप का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एंड कोस 0 होगा, तो ये 200 पाई, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर 25 एंड सेंटीमीटर का स्क्वायर 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका अगर आप सिंप्लीफाई करोगे ना, पाई के बदले 3.14 लिखोगे और उसका सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1.57 आपका मिलेगा आंसर। चलो ये आपका फ्लैट सरफेस 1 के लिए, एंड फ्लैट सरफेस 2 के लिए ध्यान से देखो, तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो नॉर्मल टू द सरफेस, दिस इज द वेक्टर ए, एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है भैया। तो वंस अगेन व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर ई? 0 तो वंस अगेन वो 0 ही है, तो ई ए कोस थीटा, इलेक्ट्रिकल फील्ड 200, एरिया पाई आर स्क्वायर एंड कोस 0 वंस अगेन, मतलब सब कुछ वन सेम टू सेम, तो 1.57 वोल्ट मीटर। फिर से वापस से एक बार, तो क्वेश्चन नंबर ए खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस? अब मुझे कर्व्ड सरफेस मतलब नंबर 3, तो वहां पे एरिया वेक्टर कैसा होगा? कर्व्ड सरफेस पे एरिया वेक्टर ये होगा, तो दिस इज द एरिया वेक्टर। तो मुझे सोच के बताओ कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए फॉर द कर्व्ड सरफेस एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर? तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर, चाहे यहाँ पे एरिया वेक्टर फाइंड करो या यहाँ पे एरिया वेक्टर सोचो, तो सब जगह पे एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड के वेक्टर के बीच में एंगल कितना है कर्व्ड सरफेस के लिए? बोलो कर्व्ड सरफेस के लिए एंगल कितना होगा वेक्टर ई एंड वेक्टर ए के बीच में? बताओ भैया, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ई है, तो व्हाट इज दैट एंगल बिटवीन देम? बोलो। एम आई ऑडिबल टू यू फ्रेंड्स? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो क्या एंगल होगा दोनों के बीच में कर्व्ड सरफेस के लिए? ये आपका एरिया वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर है, तो एंगल कितना होगा दोनों के बीच में? तो 90 होगा, तो कोस 90 क्या हो जाएगा? 0 हो जीरो। जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस के लिए फ्लक्स 0 हो जाएगा कर्व्ड सरफेस के लिए। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल फ्लक्स? तो टोटल फ्लक्स का मतलब φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। सिलेंडर के 3 सरफेस होती है, 2 स्क्वायर सरफेस, एक कर्व्ड सरफेस, तो नेट फ्लक्स 1.57 प्लस 1.57 प्लस 0, तो आपका आएगा आंसर 3.14 वोल्ट इंटू मीटर। तो ये नेट फ्लक्स मिल गया। चौथा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द नेट चार्ज? तो आपको पता है कि गॉस थ्योरम हमें ये बता रहा है कि नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एंक्लोज्ड अपॉन परमिटिविटी। तो अगर चार्ज एंक्लोज्ड फाइंड करना है तो नेट फ्लक्स इनटू परमिटिविटी करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेट फ्लक्स तो हमको मिल गया है 1.14 3.14 एंड परमिटिविटी 8.85 10⁻⁻12 है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको नेट चार्ज भी मिल जाएगा। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? क्या ये क्वेश्चन यस सर। आपको समझ में आया? यस सर। चलो, तो ये इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने करा दिए, अब थोड़े सिंपल क्वेश्चन करते हैं तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। थोड़े सिंपल क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं, चलो। कुछ एक्सरसाइज में है इसके टाइप के क्वेश्चन, तो वो अभी डिस्कस करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में सोचो। Are you able to see the question number 15 in your mobile screen? Yes, sir.
यस सर। तो क्या है, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो एक्स डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है ना वो एक्स डायरेक्शन में दिया हुआ है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड हो, ओके फ्रेंड्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स डायरेक्शन में अप्लाइड है। और क्या है कि वाई जेड प्लेन में है, मतलब वाई जेड प्लेन पे एक कोई स्क्वायर प्लेट पड़ा हुआ है। तो भैया ये आपका y हुआ और ये आपका z हुआ, और वहां पे एक स्लैब स्क्वायर प्लेट पड़ा हुआ है, मतलब ऐसे पड़ा होगा कहीं पे। तो फिर भैया मुझे सोच के बताओ कि ये आपका YZ प्लेन पे एक आपका स्क्वायर प्लेट पड़ा हुआ है, तो मुझे सोच के बताओ कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस सरफेस। तो फ्रेंड्स उसका एरिया वेक्टर जो होता है ना, वो एरिया वेक्टर उसके पर नॉर्मली होता है। So this will be the area vector and this will be the electrical field vectors. And what is the angle between them two? What is the angle between them? बोलो, बताएगा कोई मुझे? वेक्टर ए एंड वेक्टर ई के बीच में एंगल कितना होगा? 0। 0। देख सकते हो कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, वेक्टर ए एंड वेक्टर ई दोनों एक ही डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू जो है ना वो 3 × 10⁻³ है। सरफेस का लेंथ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर। स्क्वायर का एरिया होता है एल स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होता है एल स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर इंटू cos 0.1। तो ये आपका हो जाएगा 3000 इंटू 0.01 मतलब 30 वोल्ट इंटू मीटर, या फिर न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर भी कह सकते हो। सो दैट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि अगर ऐसा दिया हुआ है कि भाई सेम स्क्वायर प्लेट है बट उसका नॉर्मल इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, मतलब सेम स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट तो सेम ही है बट अब इस हिसाब से पड़ा हुआ है वो स्क्वायर प्लेट कि उसका जो नॉर्मल है, मतलब इसका नॉर्मल मतलब ये हुआ, तो ये उसका वेक्टर ए हुआ, एरिया वेक्टर। और वो है ना इलेक्ट्रिकल फील्ड तो एक्स डायरेक्शन में ही है, तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ जो एक्स डायरेक्शन में उसके साथ कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? 60 डिग्री। तो फ्रेंड्स केस नंबर बी में नॉर्मल जो है वही तो आपका वेक्टर ए है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर इलेक्ट्रिकल फील्ड नाउ। अब मुझे बताओ कि दोनों के बीच में एंगल कितना है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ई के बीच में, बोलो कोई बताएगा? व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर ई नाउ? दिख ही तो रहा है आपको, 60। 60 डिग्री 0.1 का स्क्वायर इंटू cos 60। cos 60 का वैल्यू कितना होता है भैया? 1/2। 1/2। तो ये आपका आंसर आएगा 15, पहले जो आएगा उसका हाफ आएगा ऑब्वियसली, तो 15 आंसर आएगा। ठीक है भैया, इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? इज इट ओके? यस सर। चलो और आगे बढ़ते हैं। चलो और 2-3 क्वेश्चन ऐसे है कि जो हम कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। अब 16 पे वापस से वही क्वेश्चन है कि भाई एक आपको क्यूब दिया हुआ है बट यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है ना वो एक्स डायरेक्शन में ही है, मतलब 15th क्वेश्चन में जो था ना इलेक्ट्रिकल फील्ड वही का वही है। तो यहाँ पे क्या है कि हमको वापस से एक
क्यूब दिया हुआ है, तो ये रहा हमारा क्यूब। तो ये क्यूब है। एम आई ऑडिबल टू यू फ्रेंड्स? आवाज आ रही है मेरी? यस यस सर। सर। तो ये क्यूब है। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है ना, वो हमको दिया हुआ है कि वो एक्स डायरेक्शन में ही है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ठीक है। अब इसको मैं है ना सरफेस 1 बोल देता हूँ, इसको सरफेस 2 बोल देता हूँ, इसको 3 एंड 4। तो हमको पता ही था, याद है फ्रेंड, सरफेस 3 का, सरफेस 4 का, सरफेस 5 का एंड सरफेस 6 का तो फ्लक्स कितना होगा? 0 हो गया। 0 होगा। अब यहाँ पे सरफेस 1 के लिए देखो, तो वेक्टर ए जो है ना वो इस डायरेक्शन में है एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड तो राइट साइड है। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? बताओ मुझे। सरफेस 1 का जो एरिया वेक्टर है वो लेफ्ट हैंड साइड है, इलेक्ट्रिकल फील्ड राइट साइड है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? 180। 180। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटू एरिया लेंथ स्क्वायर इंटू -1 आएगा, ठीक है। कोस 180 -1 होता है। एंड सरफेस 2 के बारे में देखो, तो सरफेस 2 में वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है राइट साइड एंड वेक्टर ई भी वही डायरेक्शन में है। तो देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ई एंड वेक्टर ए फॉर द सरफेस 2? 0। तो 0 होगा भैया। तो यहाँ पे एंगल 0 होगा। कोस 0 तो 1 होता है। तो ये आपका आएगा प्लस ई इंटू एल स्क्वायर। तो अब अगर नेट फ्लक्स फाइंड करोगे E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, तो क्या आएगा आंसर? एक माइनस ई एल स्क्वायर, एक प्लस ई एल स्क्वायर है, दूसरे चार तो 0 है। तो व्हाट इज द नेट आंसर? 0। 0। ठीक है भैया, क्या ये आपको समझ में आया? यस और नो? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 17। careful measurement of electrical field careful measurement of electrical field at the surface black box indicates that the net outward flux। देखो आपको नेट फ्लक्स दिया हुआ है एंड आउटवर्ड है, तो पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है? आउटवर्ड फ्लक्स है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव। वो 8 × 10⁻³ दिया हुआ है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, केस 1। देन व्हाट इज द चार्ज? चार्ज फाइंड करना है। तो आपको पता है कि कोई भी क्लोज सरफेस का नेट फ्लक्स क्या होता है? बोले चार्ज अपॉन परमिटिविटी। तो चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा? बोले नेट फ्लक्स इनटू परमिटिविटी होगा। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो नेट फ्लक्स तो आपको दिया हुआ है, इनटू परमिटिविटी करो तो आपका आंसर आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर नेट आउटवर्ड फ्लक्स अगर 0 कर देते हैं, नेट आउटवर्ड फ्लक्स 0 है, तो चार्ज क्या होगा? तो क्या चार्ज 0 होगा? नो चार्ज होगा। कोई चार्ज एंक्लोज नहीं है, ऐसा कह सकते हैं? अच्छा, यस सर। नहीं, रॉन्ग आंसर। पूछो क्यों? क्यों? तो अगर नेट फ्लक्स 0 है तो उसका मतलब ऐसा होगा कि नेट चार्ज 0 है। तो भैया नेट चार्ज 0 है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि चार्ज ही नहीं है। ऐसा पॉसिबल है कि जितने पॉजिटिव चार्ज है उतना ही, नेगेटिव है। हाँ, तो कोई चार्ज ही नहीं है ऐसा कहना लाजमी नहीं है। समझ में आया फ्रेंड्स? नेट चार्ज 0 है बट चार्ज नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। इज इट ओके? यस सर। तो it doesn't mean, it does not mean that no charge enclosed by closed surface, that is black box here। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि चार्ज ही नहीं है, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। आया बात समझ में? यस सर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो आज का लेक्चर है वो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इसका होमवर्क वो सब आपको मिल जाएगा
रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा।